हालांकि हम अक्सर उसकी गलतियों के लिए उसे डांटते हैं, लेकिन सच ये है कि हम उसे ज़रा सी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते। हमें डर है कि अपना परिवार शुरू करने के बाद उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं रही थी, और ठीक इसी वजह से उन्हें खुद आकर शिया किंगवान से मिलना ज़रूरी लगा। अब जब उन्होंने उसे देख लिया था तो उनके मन को आखिरकार शांति मिल गई थी। शिया किंगवान सचमुच एक बहू के तौर पर उनकी हर उम्मीद पर खरी उतरी थी। करीब आधा घंटा बीतने के बाद ही लिंग हुई और उसके पति पूरी तरह से संतुष्ट होकर अपनी डेट पर जाने के लिए वहां से निकले। इस बीच शिया किंगवान खिलौनों की दुकान में दाखिल हुई, जहां याओयाओ और मैं उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, उसने अपने होंठ सिकोड़े और धीरे से बोली, तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? मैंने उसकी तरफ बेपरवाही से देखा। मैं तुम्हारे लिए अच्छा कब रहा हूँ? खैर, तुम धनिया नहीं खाते हैं ना? मेरा मतलब है कि तुम्हें तो इसकी ज़रा सी भी महक बर्दाश्त नहीं होती। अभी जब याओयाओ ने बताया कि डैडी को ये खाना पसंद है, तो हमारे माता पिता दोनों के चेहरों के हाव भाव थोड़े अजीब से लगे। इससे मुझे पता चलता है कि भविष्य की मैंने उन्हें या यहाँ तक कि याओयाओ को भी इस छोटी सी बात के बारे में कभी नहीं बताया। मैं धीरे से हंसा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा धनिया खाने से मैं मर नहीं जाऊंगा। मैं एक समझदार आदमी हूँ। मैं अपनी पत्नी और बच्चे से ये उम्मीद नहीं कर सकता कि वे हर समय मेरी मनमर्जी पूरी करते रहें। ये तो शर्मनाक होगा। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, शिया किंगवान ने थोड़ा मुंह फुलाते हुए शिकायत की। वो धीरे से बुदबुदाई, कभी कभी तुम सच में बहुत परेशान करने वाले होते हो। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि इतना ऊंचा स्टैंडर्ड रखने वाला लड़का, जो बाकी सबको नीचा देखता है, आखिर मुझ पर कैसे फिदा हो गया। फिर भी उसकी बातें सुनकर मैं हंसे बिना नहीं रह पाया। इस पर आखिरकार शिया किंगवान का सब्र टूट गया। उसने मेरी बांह पकड़ी और जोर से एक चुटकी काटी। तुम फिर मुझ पर हंस रहे हो। तुम हमेशा मुझ पर हंसते हो। आखिर इसमें इतना मज़ेदार क्या है? उसकी ये प्रतिक्रिया देखकर मैं आखिरकार खुद को संभाल पाया। तुम सही कह रही हो, मैंने कहा। मैं सच में काफ़ी घमंडी किस्म का लड़का हूँ। मेरे स्टैंडर्ड सच में बहुत ऊंचे हैं, और गर्लफ्रेंड को लेकर मेरी शर्तें भी बेहद सख्त हैं। जैसे ही मैंने ये कहा, मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई खरगोश के कानों वाली टोपी शिया किंगवान के सर पर रख दी। आखिरकार अगर मैंने किसी चीज़ पर नज़र जमाई है तो वो यकीनन सबसे बेहतरीन ही होगी। शिया किंगवान ने सहज ही टोपी को ठीक करने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। उसके कानों की लवें हल्की सी गर्म हो उठीं। क्या इस लड़के को ज़रा भी अंदाज़ा था कि उसकी कही बातें कितनी अजीब हो सकती हैं? फिर भी शायद उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था। एक बार प्यार हो जाए तो वो शायद जिंदगी भर का साथ होता था। हम दोनों ही सच्चे प्यार के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने वाले लोग थे, और इस मामले में हम दोनों ही बैल की तरह अड़ियल भी थे। वरना हम दोनों 30 की उम्र के करीब पहुंचने तक बिना किसी को डेट किए, पूरी तरह पाक साफ रहते हुए एक दूसरे के साथ अपने पहले प्यार का अनुभव न कर रहे होते। शिया किंगवान ने आईने में अपनी परछाई पर नजर डाली। उसे थोड़ा अजीब सा लगा। सच कहूं तो उसकी शक्ल सूरत पर इस तरह की प्यारी और चुलबुली एक्सेसरीज ज़्यादा फपती नहीं थीं। लेकिन याओयाओ की बात ही कुछ और थी। उसे मेरी सारी बेहतरीन खूबियां विरासत में मिली थीं। वो छोटी बच्ची बड़ी होकर शायद अपनी माँ से भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। ये सोचते हुए शिया किंगवान नीचे झुकी और अपनी बेटी को गले लगा लिया। याओयाओ ने खिलखिलाते हुए कहा, मम्मी, चलो हम दोनों खरगोश के कानों वाली टोपी पहनते हैं। इस तरह डैडी के पास दो दो छोटे खरगोश हो जाएंगे। ये सुनकर मैं कुछ पल तक नीचे झुकी ही रही। फिर धीरे से, लगभग अनिच्छा से, उसने टोपी अपने सिर से उतारी और उसे अपने हाथों में थाम लिया। ये कैसी बात है कहने के लिए? ये देखकर मैंने एक पिता की तरह, जो अपनी बेटी को कोई सीख दे रहा हो, बहुत ही गंभीर लहजे में कहा, याओयाओ, मम्मी थोड़ी शर्मीली हैं। अगली बार तब तक इंतज़ार करना जब तक डैडी सच में टोपियां खरीद न लें, उसके बाद ही ऐसी बातें कहना, ठीक है? याओयाओ ने सिर हिलाकर जोर से अपनी सहमति दी। फिर हमने खिलौनों की दुकान में अपनी बेटी के साथ काफ़ी देर तक खेला, और बाद में उसे एक बबल टी की दुकान पर ले गए ताकि हम सब बैठकर थोड़ा आराम कर सकें। हम उन दो माता पिता का इंतज़ार कर रहे थे जो कहीं चले गए थे, जबकि याओयाओ खेलने की वजह से थोड़ी थक गई थी। शिया किंगवान की गोद में सिमटी हुई थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं और वो ऊँघ रही थी। शिया किंगवान ने धीरे से उसके छोटे से गाल को छुआ और फिर अचानक बोल पड़ी, जियांग हाओचन, अब मैं तुमसे घर परिवार की बातों के बारे में बहुत कम ही बात करती हूँ। मैंने सिर हिलाया और अपने कप में रखी दूध वाली चाय को अपने हाथ से यूं ही घुमाता रहा। अगर तुम नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मैंने कहा। शिया किंगवान खिड़की से बाहर देखने लगी। उसका लहजा शांत और एक जैसा था। असल में ये कोई बड़ी बात नहीं है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि मैं शायद उतनी आसान बेटी नहीं थी जिसके साथ तालमेल बिठाना आसान हो।
मैं चुपचाप बैठा रहा। मैं उसके ठीक सामने बैठकर उसकी बातें सुनता रहा और वो धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों में खो गई। जब मैं 6 साल की थी तब आंटी श्याओ हमारे साथ रहने आ गई थीं। शुरू शुरू में वो मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आती थीं। जब भी मैं उन्हें मम्मी कहकर बुलाती थी तो वो बहुत खुश होती थीं। लेकिन कुछ ही समय बाद चियोंग चियोंग का जन्म हो गया। कौन सी माँ अपने ही खून के रिश्ते को सबसे ज़्यादा अहमियत नहीं देगी? फिर भी हालांकि शिया जिक्किंग कभी कभी शिया किंगमान से जुड़ी बातों को लेकर शिया किमिंग से बहस कर लेती थीं, लेकिन उन्होंने सच में शिया किंगमान को अपनी सगी बेटी की तरह ही पाला था। ये एक ऐसा समर्पण था जिसने उस सगी माँ की कमी को पूरी तरह से पूरा कर दिया था, जिसने अपनी बेटी को इतनी छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था। कहानी के इस मोड़ पर पहुंचते पहुंचते शिया किंगवान के होंठ हल्के से सिकुड़ गए। मैंने अपने होंठ काट लिए। तो अगर तुलना करके देखें तो मेरे और मेरे पिता के बीच की दरार शायद थोड़ी ज़्यादा गहरी है। अक्सर मुझे लगता है कि दिक्कत मुझ में ही है, जैसे कि मैं परिवार में किसी के भी करीब नहीं हूँ। मैंने एक गहरी सांस ली। नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। उस समय तुम बहुत छोटी थीं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि तुम उस स्थिति को संभाल नहीं पाईं। जिया किंगवान ने धीरे से पूछा। असल में मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बस एक ज़िद्दी इंसान हूँ हर मामले में। मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। जिया किंगवान को कोई जल्दी नहीं थी। वो बस अपना काम करती रहीं और काफ़ी देर तक अपने ख्यालों में खोई रहीं। काफ़ी देर बाद उसने आखिरकार मेरी तरफ देखा, एक ऐसे भाव से जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पाया। मैंने भी सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। क्या बात है? वैसे अगर ज़ोर से कहूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा ही नाटकीय लग सकता है। जिया किंगवान ने अपनी मिल्क टी का एक घूंट लिया और फिर अपने होठों पर लगी सफ़ेद झाग को जीभ से चाट लिया। शायद मुझे किसी से प्यार हो गया है, और भले ही वो अब मेरे पास न हो, मैं उसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। ये सुनकर मैं अपनी आंखें सिकोड़े बिना और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वाह, तुम तो सच में अपना दावा ठोक रही हो। जो कोई भी तुम्हारे पल्ले पड़ेगा वो ज़रूर पिछले जन्म में तुम्हारा कट्टर दुश्मन रहा होगा। जिया किंगवान भी हंसी। जब उसकी लंबी पतली आंखें हंसी से सिकुड़ी तो वो बिल्कुल अलग अंदाज में ठीक वैसी ही लग रही थीं जैसी मेरे पैरों के पास बैठी छोटी लोमड़ी। मैंने एक पल सोचा और फिर धीरे से कहा, यह अच्छी बात है। मैं अकेले पीछे छूट जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आह्वान, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मुझे ही पहले जाना होगा, अपनी पत्नी से भी पहले। जिया किंगवान चुप हो गई। ये पहली बार था जब मैंने उसे आह्वान कहकर पुकारा था। हालांकि ये कहने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ये बिल्कुल भी अटपटा या अस्वाभाविक नहीं लगा। ऐसा लगा मानो मुझे हमेशा से उसे इसी नाम से पुकारना चाहिए था। हालांकि वो जल्द ही उस सोच से बाहर आ गई और मेरी तरफ देखते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हारे उस सिर में थोड़ा भी दिमाग है? मैंने मज़े लेते हुए उसकी तरफ देखा। ठीक है, चलो इसे दूसरे तरीके से कहते हैं। आह्वान, मैं तुम्हारी लंबी उम्र की कामना करता हूँ। तुम 100 साल तक जियो। लेकिन शिया किंगवान अचानक उदास हो गई। तो फिर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बस एक दिन ज़्यादा जियो। मेरे मन में थोड़ी जिज्ञासा जागी। क्यों? क्या तुमने अभी अभी यही नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म का पक्का दुश्मन हूँ? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, शिया किंगवान ने हाथ बढ़ाकर मुझे छेड़ा और ऐसा इशारा किया जैसे वो मेरा कान मरोड़ रही हो। अरे, मुझे सुरक्षित महसूस करने के लिए क्या मुझे हर समय तुम पर नज़र नहीं रखनी पड़ेगी? लड़की की आवाज़ में एक हल्की शरारती धमकी की झलक थी, जैसे दोपहर की धूप में हवा से बजने वाली घंटियों की आवाज़, जो मेरे दिल में एक सुखद हलचल पैदा कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम और ग्रेजुएशन का हमारा अपना मौसम तेज़ी से नज़दीक आ रहा था। जिस दिन ओल्ड वू ने छात्रों को अपनी आखिरी क्लास पढ़ाई, उन्होंने हमें 3 दिन की छुट्टी दी। ये एक ऐसा आराम था जिसका मकसद उस शारीरिक और मानसिक थकावट, साथ ही एग्ज़ाम से पहले होने वाली घबराहट को रोकना था, जो अक्सर लंबे समय तक ज़ोरदार पढ़ाई करने के बाद होती है। इसलिए ठीक अगले ही दिन शिया किंगवान याओ याओ और मुझे अपनी माँ की कब्र पर ले गई। कब्र के पत्थर पर एक महिला की तस्वीर लगी थी जो शिया किंगवान से बहुत मिलती जुलती थी, बिल्कुल जियांगनान इलाके की एक पारंपरिक सुंदरी जैसी। शिया किंगवान कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गई, अपनी माँ की जवानी की तस्वीर को निहारती रही और एक कोमल शांत आवाज़ में उसने जो कुछ भी हुआ था वो सब बताया। माँ, उसने धीरे से कहा, वानवान उस समय नहीं समझ पाया था। मुझे हमेशा लगता था कि तुम कितनी बेरहम हो कि मुझे यूं ही छोड़ दिया। जब याओ याओ मेरी जिंदगी में आई, तब जाकर मुझे सच का एहसास हुआ।
कि अपनी बेटी को पीछे छोड़ जाना तुम्हारे लिए किसी और के मुकाबले कहीं ज़्यादा दर्दनाक रहा होगा। आज भी शिया किंग वान को वो रात साफ साफ याद थी जब उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा था और फुसफुसाया था, वान वान, जब तुम कल सुबह उठोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बीमारी और दर्द से जूझते हुए भी उस महिला ने अपनी ममता का आखिरी अंश भी अपनी बेटी पर लुटा दिया था। याओ याओ ने आगे बढ़कर अपनी माँ के चेहरे को धीरे से छुआ और फिर एक छोटे खरगोश की तरह उनकी गोद में सिमट गई। याओ याओ और डैडी को दादी ने भेजा है ताकि वे तुम्हारी देखभाल कर सकें और तुम्हें बाकी की जिंदगी प्यार दे सकें। अपनी बेटी के इन सीधे साधे शब्दों को सुनकर शिया किंग वान की आंखों में अचानक आंसू छलक आए। मैं पास ही खड़ा था, माँ और बेटी को एक साथ देखते हुए। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और अलगाव का भाव झलक रहा था। ठीक उसी पल शिया किंगवान ने अपना सिर घुमाया और देखा कि वो आदमी जिसे आमतौर पर दुनिया में किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता था, एक ही जगह पर जड़वत खड़ा था और कब्र पर लगी तस्वीर को खाली नज़रों से घूरे जा रहा था। वो खुद को रोक न सकी और उसने मेरी आस्तीन खींच ली। तुम अचानक इतने खोए खोए से क्यों हो गए हो? माँ को नमस्ते कहो। अचानक हकीकत की दुनिया में लौटकर मैंने बोलने से पहले एक पल का विराम लिया। माँ, मैं जियांग हाओचन हूँ, मैं याओ याओ का पिता हूँ। शिया किंगवान के चेहरे पर एक हल्की और प्यारी सी मुस्कान तैर गई। तुम्हें भी घुटनों के बल बैठना चाहिए, मैंने अभी तक माँ से तुम्हारी ठीक से जान पहचान भी नहीं करवाई है। आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और हम वहीं बैठे रहे, हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब। अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाकर शिया किंगवान ने तस्वीर में दिख रही महिला की ओर देखा। अपनी नज़रें झुकाए और दबी हुई आवाज़ में वो धीरे से बोली, ये हैं जियांग हाओचन, वो इंसान जिससे वानवान मिली थी और जो मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहने के बाद मैं धीरे से बोला, माँ, अब से मैं आपकी जगह इसकी अच्छी तरह देखभाल करूँगा। कृपया आप इस पर अपनी कृपा बनाए रखना और इसे हमेशा खुशियों, सुख और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देना। तो फिर उसने जवाब दिया, तुम्हें माँ को हमारे रिश्ते के बारे में भी बता देना चाहिए। मैं हिचकिचाया। मैं आखिर उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में अभी कैसे बताऊं? हम अभी प्रेमी प्रेमिका भी नहीं बने हैं और हमने मिलकर एक बच्चे को पालना शुरू कर दिया है। तुम कितने बेवकूफ़ हो। शायद मेरी नासमझी से चिढ़कर शिया किंगवान ने मेरी बाह पर जोर से चुटकी काट ली। फिर अपना सिर पीछे घुमाकर फोटो में दिख रही महिला को देखते हुए उसके कानों के सिरे अचानक सुर्ख लाल हो गए। माँ, ये वानवान के होने वाले पति हैं। मैंने मन ही मन सोचा, अगर तुम इस तरह कहोगी तो क्या माँ अभी से मुझे अपना दामाद समझने लगेंगी? शिया किंगवान के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वो चुप रही, बस सिर झुकाकर पूरी श्रद्धा से अगरबत्ती चढ़ाई। उसके बाद हम दोनों अपनी बेटी को साथ लिए हुए एक बार फिर कब्र के सामने घुटनों के बल बैठ गए। अपने घुटनों को थपथपाकर सुन्नपन दूर करते हुए मैं खड़ा हुआ और कहा, अब से और रोना नहीं, ठीक है? वरना माँ मुझे दोष देंगी कि मैंने तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखा। शिया किंगवान के दिल में अचानक भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। सिर झुकाकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक जानी पहचानी छोटी सी खरगोश की गुड़िया बाहर निकाली। मेरे लेक्चर में आपका स्वागत है। कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के दौरान इसे पहनना और मॉम आपको आशीर्वाद देंगी। एग्ज़ाम के बाद इसे मुझे वापस दे देना। मैंने डॉल को अपनी जेब में रखने से पहले अपनी उंगली से पोंछा। इसके साथ मुझे यकीन है कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँगा। ये कहने के बाद मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। लेकिन तुमने आज भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहनी हुई है? जिया किंगवान हैरान रह गई। मैं इसे अब और नहीं पहन पाऊंगी। यूनिवर्सिटी जाने के बाद मॉम शायद मुझे लंबे समय तक न देख पाएं। मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। तुम दादी को क्यों नहीं देख पाओगी? याओ याओ अचानक सीढ़ियां कूदकर ऊपर आ गई। वह कूदने से थोड़ी थक गई थी। उसके गाल लाल हो गए थे और वो आराम करने के लिए मेरी बाहों में आ गई। जिया किंगवान ने हाथ बढ़ाकर अपनी आस्तीन से अपने माथे का पसीना पोंछा। क्योंकि डैड और मॉम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इसलिए वो बहुत दूर जा सकते हैं। याओ याओ ने तुरंत भौहें चढ़ाईं। क्या डैड और मॉम याओ याओ का साथ छोड़ देंगे? डैड और मॉम तुम्हें ज़रूर अपने साथ ले जाएंगे। डैड और मॉम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं?
जिया किंगवान की आवाज़ धीमी और प्यार भरी थी, जिससे याओ याओ खुशी से उछल पड़ी। इसका मतलब था कि याओ याओ आखिरकार अपने माता पिता के साथ रह सकती थी। ये मम्मी और डैडी सबसे अच्छे हैं, उसने सोचा। असल में वो हमेशा सोचती थी कि उसके माता पिता जो छोटे थे, बड़े होने पर उसके पिता के साथ सोने को लेकर हमेशा क्यों लड़ते रहते थे। जिया किंगवान ने अपनी बेटी की बातों में मुख्य बात सही समझ ली थी। उसने मेरी तरफ देखा, होंठ से कोड़े और कुछ नहीं बोली। शायद अपनी माँ की थोड़ी अजीब भावनाओं को महसूस करते हुए याओ याओ ने अपनी हथेली खुजला ली। मम्मी, आप नहीं चाहती? तब जिया किंगवान को होश आया। याओ याओ ने कहा, मम्मी और डैडी को साथ रहने से पहले प्यार में पड़ना होगा, फिर हमारे पास याओ याओ होगी। तो मम्मी और डैडी को जल्दी से प्यार हो जाना चाहिए। क्या मम्मी को डैडी पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती। जिया किंगवान के शब्द उसके गले में अटक गए जब अचानक उसकी नज़र मुझसे मिली। फिर याओ याओ ने फिर पूछा, मम्मी, तुम्हें कैसे पता कि तुम प्यार में हो? जिया किंगवान ने मन ही मनाह भरी। याओ याओ, तुम छोटी बदमाश, तुम हमेशा मम्मी से क्यों चिपकती हो? तुम डैडी से भी क्यों नहीं पूछ लेती? वह देर तक हिचकिचाई और फिर बोली, इसका मतलब है कि दो लोगों को पहले एक दूसरे को बहुत बहुत पसंद करना होगा, फिर हाथ पकड़ना, गले लगना, किस करना और फिर पर्सनली अपनी फीलिंग्स बताना होगा। असली प्यार यही है। मैं हंसले बिना नहीं रह सका। तुम बहुत परेशान करने वाली लड़की हो। जिया किंगवान ने अपनी ठुड्डी उठाई और हल्की सी गुनगुनाहट के साथ कहा, वेल, मैं परेशान करने वाली हूँ। तो याओ याओ, उस दुनिया में उसे और मुझे दोनों को एक दूसरे की जवानी को मिस करने का अफसोस होना चाहिए। मैंने अपनी बेटी का सिर सहलाया। जब याओ याओ बड़ी होगी तो वो समझ जाएगी, मम्मी और डैडी एक ही तरह के लोग हैं। अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे सीरियसली पसंद करना होगा। याओ याओ हिचकिचाई, अपने पापा को बाईं ओर और अपनी मम्मी को दाईं ओर देखते हुए आखिर में अपनी उंगली मुंह में डालकर काट ली। किसी को सीरियसली पसंद करने का क्या मतलब है? जिया किंगवान अभी भी अपनी उंगली पकड़े हुए अपनी बेटी के गाल पर उंगली से थपथपाया। किसी को इतना पसंद करना कि तुम उसके साथ इतनी सारी चीजें करना चाहो और एक भी चीज मिस करना अफसोस की बात होगी। अनगिनत एग्जाम पेपर्स के बीच कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जल्दी खत्म हो गया, जिसके बाद कुछ छोटी मोटी बातें हुईं। याओ याओ की पहचान और घर का रजिस्ट्रेशन भी उसके मम्मी पापा की कोशिशों से लगभग फाइनल हो गया था। 3 दिन बाद जिया किंगवान अपनी क्लास की ग्रेजुएशन पार्टी में गई। वो एक अकेली जगह पर बैठी थी। कभी कभी अपने बगल में बैठी लड़कियों से बातें करती थी। कई लड़के उसे टोस्ट करने आए, कुछ तो नशे में धुत होकर अपनी फीलिंग्स भी बता रहे थे। जिया किंगवान ने शुरू में तो प्यार से मना कर दिया, लेकिन बाद में बस शांति से होंठ भींच लिए, अपने ग्लास में जूस की तरफ इशारा किया और ज्यादातर चुप रही। लेकिन हाई स्कूल के अपने 3 सालों में जिया किंगवान ने सच में अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया था। अपने क्लासमेट्स के साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे और उसे शराब भी बहुत ज़्यादा खराब लगती थी। उसने थोड़ा कुछ खाया, फिर सिर झुका लिया, टाइम पास करने के लिए मुझे अपने फ़ोन पर टेक्स्ट किया। वो थोड़ी देर के लिए रेस्टरूम गई और लौटने पर जूस का एक घूंट लेने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जूस का स्वाद, जिसमें तेज़ अल्कोहल की गंध थी, तेज़ी से उसके मुंह में फैल गया, जिससे उसका जोर से दम घुटने लगा। उसके क्लास मॉनिटर हुआंग टिंगटिंग ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। जिया किंगवान, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? जिया किंगवान ने होंठ भींच लिए। मैं ठीक हूँ, मैं अभी रेस्टरूम गई थी। क्या किसी ने मेरे ग्लास में अल्कोहल डाल दिया? हुआंग टिंगटिंग हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपना खाली ग्लास लिया और उसे सूंघा। फिर वो गुस्से से चिल्लाई, जिया किंगवान के जूस में शराब किसने मिलाई? सबने कहा कि वे नहीं पी सकते, लेकिन उसके सामने बैठी एक लड़की ने हाथ उठाया। उसका चेहरा बेपरवाह था। सॉरी जिया किंगवान, मैंने गलती से गलत ड्रिंक डाल दी। लेकिन ये ग्रेजुएशन सेरेमनी है, हमेशा इतना ठंडा चेहरा मत रखो, थोड़ा सा तो कोई हर्ज नहीं। हुआंग टिंगटिंग ने उसे घूरा और अपनी आवाज़ धीमी कर ली। जिया किंगवान, अपने परिवार को फ़ोन करो। वो परेशान है क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ तुम्हें टोस्ट किया। मैं तुम्हें बाद में ले जाऊंगी, ठीक है? थैंक्स। जिया किंगवॉन को और भी अजीब लगने लगा। उसने अपने पिता का नंबर ढूंढने के लिए अपना फ़ोन उठाया, लेकिन अचानक अपने कॉन्टैक्ट से एक और नंबर निकाला। टिंग टिंग,
मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही हूँ। क्या तुम उन्हें मेरे लिए बता सकती हो? हुआंग टिंगटिंग ने सिर हिलाई, फोन उठाया और डायल किया। जब मैं पहुंचा तो हुआंग टिंगटिंग कोने में सोफे पर जिया किंगवॉन के साथ बैठी थी। उसका चेहरा थोड़ा लाल था और जब मैं अंदर आया तो उसने मुझे प्यार से देखा। मैंने उसे फोन करने के बारे में क्यों सोचा? फोन बज रहा है, मैंने अंदर आते हुए कहा। माहौल अचानक एक पल के लिए शांत हो गया। लगता है तुम गलत जगह आ गए हो क्लासमेट, दयालु दिखने वाले होमरूम टीचर ने मुझे धीरे से याद दिलाया। नहीं, तुम सही जगह आए हो टीचर, मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कमरे के सबसे दूर वाले कोने में बैठी जिया किंगवॉन की ओर इशारा किया। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। मेरी बातों से टीचरों ने कुछ मजेदार नजरें डाली, जबकि जिया किंगवॉन के कान लाल हो गए। मैंने उसकी तरफ देखा, वो होश में लग रही थी, इसलिए प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस नहीं होनी चाहिए। मैंने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। चलो घर चलते हैं। जिया किंगवॉन मेरे छूने से थोड़ी खिंची हुई, हिचकिचाते हुए खड़ी हो गई, लेकिन टीचरों की नजरों के नीचे उसे बोलने में थोड़ी शर्म आ रही थी। छोटे क्लासमेट, क्या ये तुम्हारी बेटी है? तो तुम दोनों कब से साथ हो? होमरूम टीचर ने मुझे देखते हुए और अपना चेहरा अपने हाथों में लेने का नाटक करते हुए कहा। तुम्हें खुद पर बहुत गर्व है, ध्यान रखना, वरना मैं तुम्हें अभी सजा दूंगा और सबके सामने लव लेटर पढ़वाऊंगा। मैं बस मुस्कुरा दिया। मुझे अभी इसे लिखने का टाइम नहीं मिला है, मुझे आज बाहर आने का टाइम मिला था, शायद अगली बार। ठीक है, वापस जाओ और घोड़े पर सवार होकर 800 शब्द लिखो। होमरूम टीचर आखिरकार मुस्कुराया। जिया किंगवॉन, तुम इसे चेक करने में मेरी मदद करोगी? मैंने सिर हिलाया। ठीक है, मैं वापस आकर इसे लिखूंगा। जिया किंगवॉन मुझे चुटकोटी काटने से खुद को रोक नहीं पाई। टीचर के सामने बकवास मत करो। होमरूम टीचर ने प्यार से हाथ हिलाया। चलो चलो, जल्दी वापस आओ, तुम्हारे हाई स्कूल के टीचर तुम्हें इस तरह आगे नहीं बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखना। असल में उसे हमेशा लगता था कि जिया किंगवॉन पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन वो थोड़ी गुस्सैल थी। अब उसने देखा वो इस लड़के के सामने काफ़ी अच्छी लग रही है। उनके प्राइवेट रूम से निकलने के बाद मैंने दीदी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? जिया किंगवॉन ने एक पल सोचा, फिर धीरे से कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे परिवार को मैसेज भेज दूंगी और फिर अपने घर आ जाऊंगी। उनके घर आने के बाद मैंने पहले लड़की को सोफे पर बिठाया, फिर हवा आने जाने के लिए खिड़की थोड़ी खोली। ऐसा करने के बाद मैं एक कप गर्म पानी लेकर आया। तुम शराब नहीं पी सकती, तुम्हें पीने के लिए किसने कहा? जिया किंगवॉन ने गर्म पानी लिया और बताया कि आज क्या हुआ था। मैंने मुंह बनाया। तो फिर तुमने उल्टी क्यों नहीं की? टीचर के वहां होने से ठीक नहीं लगा। मैं काफी देर तक चुप रहा और आखिर में बोला, ठीक है, लेकिन टीचर को मुझे बुलाना याद रहा, इसलिए वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। जिया किंगवॉन ने कुछ नहीं कहा, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो या कुछ और। मेरे आने और उसे घर ले जाने के बाद वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रही थी। ये देखकर मैंने अपना फ़ोन निकाला और किचन में जाने के लिए मुड़ा। जल्द ही जिया किंगवॉन ने स्टोव जलने और मुझे फ़ोन पर बात करते हुए सुना। मैंने ये पहले कभी नहीं किया। क्या मैं सीख नहीं रहा हूँ? शहद और संतरे का छिलका है ना? 1 मिनट रुको, मुझे उन्हें ढूंढने दो। जिया किंगवॉन अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाई और धीरे धीरे किचन के दरवाजे के पास पहुंची। दरवाजे से टिककर उसने मुझे आलस से चप्पल पहने कुछ पकाते हुए देखा। जिया किंगवॉन ने अपनी नाक सिकोड़ी। ये क्या है? हैंगओवर सूप। मेरी मम्मी इसे मेरे पापा के लिए बनाती हैं जब वो शराब पीते हैं। ये उनके पेट के लिए अच्छा है। इससे बहुत अच्छा लगेगा। जिया किंगवॉन ने थोड़ी हैरानी से कहा, तुम भी ये कर सकती हो? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। पहले नहीं कर पाती थी, लेकिन अब कर सकती हो, उसने क्लासिकल चीनी में कहा। किंगवॉन के गाल लाल हो गए और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। जल्दी करो, मैंने कहा। स्टोव बंद करके छोटा कटोरा वापस लिविंग रूम में ले गया। उसे धीरे धीरे कटोरा खत्म करते देखकर उसके गालों का लालपन काफी कम हो गया था और मुझे बहुत राहत मिली। मैं आराम से सोफे पर अपने फोन पर खेलने लगा। कटोरा वहां रख दो, जाओ अपना चेहरा धो लो, अपने दांत ब्रश करो और फिर आराम करो। इस समय का ख्याल रखना, मैं आधे महीने में चेकआउट कर रहा हूं। जिया किंगवॉन रुकी, थोड़ी हैरान हुई। असल में वो पहले यहाँ बहुत बार नहीं आई थी, लेकिन किसी वजह से उसे अचानक याद आया कि मैं पहले किचन में कैसी दिखती थी, पजामा और चप्पल पहने हुए, जूते। वो आलसी लग रही थी, लेकिन असल में वो अपना ख्याल रखने में बहुत ध्यान से और सब्र से काम कर रही थी।
जिया किंगवान को देर से एहसास हुआ कि ये एक ऐसा सीन था जो शायद वो बहुत बाद में देख पाएगी, जब वो पहले से ही एक पत्नी थी। मैं उठा और छोटी बनी डॉल लेने अपने कमरे में गया। मैंने कहा था कि मैं इसे एग्जाम के बाद लौटा दूंगा। जिया किंगवान ने कुछ नहीं कहा और ना ही उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वो कुछ देर तक उस बेवकूफ़ बनी डॉल को देखती रही, फिर अचानक बोली, दावा करते हुए। मैं पूरी तरह से हैरान था। मैंने पहली बार इस लड़की को ऐसा कुछ कहते सुना था। स्कोर आने के बाद हम अपनी यूनिवर्सिटी की पसंद पर सहमत होंगे और एक ही शहर में पढ़ने जाएंगे। मैं और भी कंफ्यूज हो गया था। क्या ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर हम पहले ही सहमत हो गए थे? मेरा मतलब है, जिया किंगवान के चेहरे का भाव थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने सुझाव दिया कि हम अपने कॉलेज एप्लीकेशन भरने के बाद याओ याओ को अपने साथ ले जाएं और फिर एक जगह किराए पर लें। मैं अब भी हर दिन याओ याओ के साथ और समय बिताना चाहता हूं। मेरी थोड़ी सी नज़र से मिलते हुए जिया किंगवान ने शांत रहने की कोशिश की। दोनों तरफ एक एक उंगली उठाई, ये दिखाते हुए कि हमने 2 कमरों का किराया बांट लिया था। मैं ज्यादा हैरान नहीं हुआ, बल्कि मैंने उसे मतलब से देखा। लेकिन क्या ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर हम पहले ही राजी हो चुके थे? जिया किंगवान थोड़ी अचानक बोली, मैंने पहले ही कहा था कि हम डेटिंग शुरू करने के बाद ही साथ रह सकते हैं। क्या ये एक अग्रीमेंट नहीं है? मेरे अलावा तुम और किसे डेट करना चाहते हो? मेरा लहजा कैजुअल लेकिन घमंडी था, जिससे जिया किंगवान चुप हो गई। उसने अपने गाल थपथपाए और आगे नहीं बोली। इसी टॉपिक पर बात करते हुए मैं नहा धोकर बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो लगभग 9 बज रहे थे। मैं सोफे से उठा और देखा कि जिया किंगवान डाइनिंग टेबल पर अपने फ़ोन पर खेल रही है। उसके बगल में नाश्ता रखा है। मैंने अपना सिर खुजलाया। तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? मुझे याद है मैंने अलार्म लगाया था। जब मुझे याद आया तो मैंने तुम्हारे लिए बंद कर दिया था। जिया किंगवान अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकली, अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाकर मुझे देखा। तुम आजकल देर तक जाग रहे हो। मैं चाहती थी कि तुम देर तक सो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता मंगाया है। नहा धोकर आकर खाना। मैंने सिर हिलाया और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, जिया किंगवान ने कहा, डैड ने आज सुबह मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने शांति से सिर हिलाया। मुझे भी उनसे कुछ बातें पूछनी है। जब तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बताना। मेरे रिएक्शन से जिया किंगवान धीरे धीरे शांत हो गई। नहा धोकर मैं टेबल पर वापस बैठ गया और नाश्ता करने लगा। उसे बताया कि आज रात मेरी ग्रेजुएशन पार्टी है। जिया किंगवान ने अपना गिलास पकड़ा, धीरे धीरे सोच में डूबी हुई थी। पार्टी मेरे टीचर्स, मेरे दोस्तों और हाई स्कूल के क्लासमेट्स के साथ होगी। ये मेरी जिंदगी के सबसे ज़रूरी स्टेजेस में से एक के पूरी तरह से ख़त्म होने का भी इशारा था। जिया किंगवान परेशान दिखी और धीरे से पुकारा, मैं हाओचेन, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मैं सच में हैरान था। तुम चलना चाहती हो? क्या तुम्हें इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं हैं? जिया किंगवान ने सिर हिलाया। उसकी आवाज़ धीमी और नर्म थी, लेकिन इस बार वो याओ याओ की वजह से जाने को कुछ हद तक तैयार थी। हम एक दूसरे को 10 साल से ज़्यादा समय से जानते थे, है ना? जिया किंगवान को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे कहे। भविष्य में याओ याओ जिस जगह रहती थी, जहां जिया किंगवान पहले से ही 30 साल की थी, वो सिर्फ ग्रेजुएशन की तस्वीरों से ही देख सकती थी कि मैं हाई स्कूल में कैसी दिखती थी। तो जिया किंगवान वो सब करना चाहती थी जो वो मेरे साथ नहीं कर पाई थी। मुझे एक जिंदा दिल युवान लड़के से एक शांत और समझदार आदमी बनते हुए देखना चाहती थी। तो जिया किंगवान ने अपने होंठ भींचे और पूछा, क्या इसकी इजाज़त नहीं है? मैं किंगजियाओ हाई स्कूल से हूँ, बिल्कुल आ सकती हूँ, लेकिन तुम किस पहचान का इस्तेमाल करोगे? मुझे लगता है कि अगर जिया डक्सियाओ मेरे साथ ग्रेजुएशन पार्टी में आएगी तो लोग बस यही मानेंगे कि तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो। जिया किंगवान ने अनजाने में अपनी जीभ निकाली और अपने होंठ चाटे। वो क्या छिपाने की कोशिश कर रही थी? कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैसे भी मैं उन्हें देखने वाला नहीं था। मैं थोड़ी देर हंसा, जब तक कि जिया किंगवान फिर से नाराज होने वाली नहीं थी। फिर उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। ये कहने के बाद मैंने अपना फ़ोन उठाया और वीचैट पर एक वॉइस मैसेज भेजा। बाहर जाओ यूयू, आज रात मेरे बगल में एक कुर्सी रखो, मैं एक फैमिली मेंबर को लाना चाहता हूँ। शाम के 5 बजे होटल के प्राइवेट रूम में एक गोल मटोल लड़का हंसा। हाउजी, क्या तुम हाओचन के घर वालों से मिले हो? हाई स्कूल के 3 सालों में मैंने उसे कभी किसी लड़की के करीब नहीं देखा। पता चला कि उसके घर वालों ने चुपके से एक लड़की रखी थी। चैन हाओ हंसा और बोला,
तुम उससे मिले हो? कोई बात नहीं, उसे वापस ले आओ। हम दोनों उसके साथ एक एक बोतल पिएंगे। उसे भागने मत देना, समझे? सबने हाँ में हाँ मिलाई और जैसे ही वे बात कर रहे थे, दरवाज़ा अचानक खुल गया। जब जिया किंगवान और मैं अंदर गए तो सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। इतनी सारी निगाहों को देखकर जिया किंगवान थोड़ी शर्मिंदा हुई। उसने मेरा हाथ खींचा और जब सब मुझसे टकराएं तभी उन्होंने देखा कि मैं वहां खड़ा मुस्कुरा रहा हूं। देखना बंद करो, अब इसके बारे में सोचना भी मत, उसने कहा। लिटरेचर क्लास के लड़कों ने तुरंत हूटिंग की। अब कुछ लड़के जो शुरू में पीना नहीं चाहते थे, वे मुझे और भी ज्यादा नशे में धुत करने पर तुले हुए थे। जैसे ही मैंने जिया किंगवान को बिठाया, एक लड़का बियर की बोतल लेकर आया। उसने कहा, आज सब सिंगल हैं, सिवाय तुम्हारे जो अपने पार्टनर को लाए हो। मुझे उम्मीद है कि तुम अगली क्लास रीयूनियन में फिर से साथ आ सकोगे। मैं हंसा। अगली बार? उसने पूछा। वो भी हंसा। शायद अगली बार नहीं, फिर मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा साथ रहो। मैंने अपने बगल में जिया किंगवान की तरफ देखा। वो अपना जूस पी रही थी। ज्यादा कुछ कहे बिना मैं अपना गिलास हाथ में लेकर खड़ा हो गया। थैंक यू, लेकिन ये बस थोड़ी सी बियर है। मुझे चिंता है कि वो इसे नहीं उठा पाएगा। लेकिन मुझे हैरानी हुई जब हमने अपनी ड्रिंक्स खत्म की और बस कुछ ही बाइट खाए थे तो लड़कों का एक और ग्रुप आ गया। जिया किंगवान को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग एक साथ आ जाएंगे। उसने जल्दी से अपना मुंह पोंछा और मेरा गिलास ले लिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ डाल दूं? तुम यहां उसकी ड्रिंक्स डाल रहे हो? लियू ने मुस्कुराते हुए पूछा। आमतौर पर कौन किसकी सुनता है? जिया किंगवान ने अपने होंठ भींच लिए। आमतौर पर मैं उसकी बात सुनती हूं। बाकी सब लोग जल रहे थे, जलन महसूस कर रहे थे। जियांग हाओचन, तुमने उसे कैसे जीत लिया? तुमने बिना कोशिश किए नंबर 1 हाई स्कूल के लड़के की सफेद चांदनी चुरा ली। क्या तुमने उसका पीछा नहीं किया? जिया किंगवान ने एक पल सोचा और फिर अपना जवाब बदल दिया। हाँ, मैंने अभी तक उसका पीछा करना शुरू भी नहीं किया है। ली यूयू का चेहरा थोड़ा कंफ्यूज था। बिल्कुल नहीं हाओचन, तुमने अभी तक उसका पीछा करना शुरू भी नहीं किया है। बाकी सब यहाँ ग्रेजुएशन पार्टी के लिए हैं और तुम बस जिया किंगवान के तुम्हारे पीछे आने का इंतजार कर रहे हो। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। चिंता मत करो, मैं इतना भी अनजान नहीं हूं। जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, मैंने देखा कि जिया किंगवान हिचकिचा रही थी। असल में मैंने ये नहीं कहा था कि ये नामुमकिन है। जैसे ही मैंने ये कहा, सब लोग अचानक जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन जिया किंगवान शांत रहीं और मेरे लिए ड्रिंक डालने के लिए झुकीं। मैंने अपनी आवाज़ धीमी की और कहा, तुम मुझे पब्लिक में अच्छा दिखाने में काफ़ी अच्छे हो, है ना? जिया किंगवान ने आंखें सिकोड़ी और धीरे से कहा, लेकिन अगर तुमने शराब पी ली तो घर आकर ध्यान रखना, मैं तुम्हें अपने कपड़ों पर घुटनों पर बिठा दूंगी। कुछ ड्रिंक्स के राउंड के बाद मुझे पता नहीं चला कि मैंने कितने गिलास पी लिए थे। एक के बाद एक लड़कियां भी मुझे टोस्ट करने आईं और कुछ लड़कियां जो ज़्यादा नहीं पीती थीं, वे भी मज़े में शामिल होने आईं। उनके ज़्यादातर शब्द आशीर्वाद थे। जिया किंगवान ने देखा कि भले ही इस क्लास में सभी का एवरेज स्कोर खास अच्छा न हो, लेकिन वो सभी बहुत फ्रेंडली और जोशीले थे। रात के 9 बजे के बाद ही चैन आखिरकार वो मेरे बगल में बैठ गया, ये कहते हुए कि वो ग्लास भर देगा और हम भाई ड्रिंक कर सकते हैं। मैं तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। मैं खुद भी कुछ राउंड खेल चुका था। मैंने सिर हिलाया, फिर पूछा, ली यूयू कहाँ है? क्या तुम कुछ पीना चाहोगी? ली यू आज थोड़ी परेशान लग रही थी और उसने अकेले ही काफ़ी पी ली थी। उसका चेहरा लाल था और वो थोड़ा हकला भी रही थी। उसने चैनहाओ की तरफ जिया किंगवान की तरफ देखा। उसका परिवार कहाँ है? वो पी नहीं सकती क्योंकि उसने काफ़ी पी ली है। मैंने थोड़ा धीरे से लेकिन होश में बोलते हुए कहा, मैं उसका हिस्सा दे दूंगा। ठीक है? चैनहाओ हंसा और जिया किंगवान की तरफ अपना गिलास उठाया। ये आदमी कभी कभी थोड़ा जिद्दी हो सकता है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है, चैनहाओ ने कुछ इमोशंस के साथ कहा। और उसे गेम खेलना और एंशिएंट चाइनीज़ पोकर खेलना पसंद है। वो हमेशा देर तक जागता रहता है। तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाद उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जिया किंगवान ने सिर हिलाया। मैं रखूंगी। असल में जिया किंगवान को चैनहाओ की पर्सनैलिटी पसंद नहीं थी। वो औरतों के बीच नेचुरली पॉपुलर थे, मिलनसार थे और उनके कई अजीब रिश्ते थे। मैंने खुद भी कहा है, चैनहाओ को हमेशा से सुंदर लड़कियां पसंद रही हैं। लेकिन पूरी रात उसने जिया किंगवान की तरफ देखा तक नहीं, ना ही उससे एक शब्द कहा। अब जिया किंगवान समझ सकती है कि मैंने क्यों कहा कि चैनहाओ दोस्त बनने के लिए बहुत सही है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये तो मेरी एक्स वाइफ लगती है। चैनहाओ ने आह भरी।
एक्स वाइफ, अगर मैं सच में औरत होती तो तुम्हें क्या लगता है कि जिया किंगवान को कोई चांस भी मिलता? मैंने उसे नफरत से देखा। ये बहुत घिनौना है। चैन हाओ ने सोचा, वो इमेज थोड़ी। ली यूयू ने अपना कप पकड़ा और हंसते हुए कहा, जब हम छोटे थे तो क्या तुम हमेशा उसे आंटी लिन, सेकंड आंटी नहीं कहती थीं? और जब मैं चैन हाओ के साथ बैठती थी तो मैं ही पीती थी। तुम्हारी मम्मी ने पिछली बार मुझे खेलने के लिए भी बुलाया था, ये कहकर कि वो मुझे एक लड़की से मिलवाएंगी। अरे, मैंने लापरवाही से कहा, तुम उससे पहले मिल चुकी हो, ये याओ याओ है। चैन हाओ ने हैरान होकर पूछा, क्या वो छोटी लड़की है? वो सच में तुम्हारी कजिन है? खैर, हमने तो अपने गिलास भी नहीं उठाए, बस बातें करते हुए एक दूसरे से टकराते रहे, शराब की बोतलें लिए हुए। जैसे जैसे मेरे सामने और बोतलें जमा होती गईं, जिया किंगवान थोड़ी हार मान चुकी थी। उसने मेरी आस्तीन खींची। धीरे चलो, ली यूयू ने कहा। उनकी चिंता मत करो, क्या तुम आज खुश हो? उसने अपना गिलास पकड़ा और धीरे धीरे घूंट लिया। वो पहले से ही थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पापा से कहूंगी कि तुम्हारे लिए ऊपर एक कमरा दिला देंगे, जिया किंगवान ने कहा। फिर वो ली यूयू को सहारा देने के लिए मुड़ी। यूयू, तुम्हें भी कम पीना चाहिए। मैं खुश नहीं हूं। ली यूयू ने लगभग अपनी नाक अपने गिलास में दबा ली। मैं सच में नहीं पीना चाहती। हम पहले ही ग्रेजुएट कैसे हो गए? जिया किंगवान ने हैरान होकर पूछा। क्या ग्रेजुएशन अच्छी बात नहीं है? ली यूयू ने नशे में धीरे से कहा। हाँ, लेकिन मुझे हाउचेन से और उनसे अलग होना होगा। जिया किंगवान उन तीनों के बीच के मजबूत रिश्ते को ठीक से समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी उसे जलन हो रही थी। इस तरह साथ में बड़े होना बहुत अच्छा है। तुम्हें हाउचेन के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, ली यूयू ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वो बहुत अच्छी है। जब बचपन में मुझे परेशान किया जाता था तो वही हमेशा मेरे लिए खड़ी होती थी। इस बीच चैन हाओ ने अपनी बोतल टेबल पर पटक दी। मुझे सिर्फ हाउचेन याद है। ली यूयू ने उसे एक पल के लिए घूरा। उसकी आवाज नाक से निकल रही थी। तुम कौन हो? चैन हाओ, जो नशे में था, ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा भाई हूं चैन हाओ। मुझे मेरा कौन है भाई चैन हाओ? ली यूयू ने उदास होकर बहुत देर तक सोचा। तुम्हारा नाम मेरे कुत्ते जैसा कैसे है? चैन हाओ, चाहे नशे में हो या गुस्से में, थोड़ा पागल लग रहा था। ठीक है, तुम नशे में हो और तुम्हें अभी भी याद है कि चैन हाओ एक कुत्ता है। ली यूयू का गला 4 बार हिला और उसने चैन हाओ की तरफ देखा। मुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। हाई स्कूल का आखिरी दिन है और मुझे अभी भी तुम्हारी सेवा करनी है। चैन हाओ थोड़ा लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। टॉयलेट कहाँ है? ली यूयू ने अपना सिर हिलाया। मैं भूल गई। तुम्हें पता है क्या? चैन हाओ ने चिढ़कर जवाब दिया। तुम्हारे परिवार का रेस्टोरेंट तुम मुझसे पूछ रहे हो? ली यूयू ने जमीन पर नजर डाली। मैं अपनी सीट पर बैठी थी, कुछ बातें सोच रही थी, अकेले बोतल में वाइन पी रही थी। अकेले मत पियो जिया। किंगवान अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने बोतल छीन ली। तुम इतना कैसे पी सकते हो? उसने पूछा। जब से हम मिले थे मैं हमेशा उसके सामने बहुत शांत और स्थिर रहती थी। ये पहली बार था जब उसने मुझे इस तरह देखा था। मैं थोड़ा धीमा और हैरान लग रहा था। मेरा सिर घूम रहा था और मैं आंखें सिकोड़कर बहुत देर तक सोचता रहा। मैं रेस्टरूम जा रहा हूं, मैंने कहा। मुझे खड़े होने में मुश्किल होते देख किंगवान भी परेशान होकर जल्दी से खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। तुम बाद में खुद अंदर जा सकते हो। मैंने शराब नहीं पी है। मैं किसी तरह स्थिर खड़ा हो गया, हालांकि मुझे चीजें साफ साफ नहीं दिख रही थीं। किंगवान ने मुझे अनदेखा किया और दोनों हाथों से मेरे हाथ पकड़ लिए। अगर तुम सच में खड़े नहीं हो सकते तो बस मुझ पर झुक जाओ, उसने कहा। मैं थोड़ा किंगवान की तरफ झुका। वान पीछे झुक गया। याओ याओ कहाँ है? मैंने याओ याओ को बहुत समय से नहीं देखा है। जिया किंगवान को उम्मीद नहीं थी कि मैं अब भी अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँगा। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। याओ याओ घर पर है? मैंने मुड़कर जिया किंगवान की तरफ देखा। वो क्यों नहीं आई? जिया किंगवान ने बस हल्के से कहा। उसने कहा कि उसके पिता शराबी हैं। वैन्यान की। मेरी पीठ थोड़ी सीधी हुई। तो मैं अब और नहीं पीऊंगा। जिया किंगवान नाराज भी थी और मजे में भी। तुम्हारी प्यारी याओ याओ कल हमारे साथ ग्रेजुएशन की फोटो लेने वापस आएगी। मैंने उसे एक पल के लिए घूरा। तो तुम अभी मुझसे झूठ बोल रही थीं? जिया किंगवान ने अपनी हंसी दबाई और गंभीरता से कहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, वो मुझे बाहर ले गई।
याओ याओ मुझे नापसंद नहीं करेगी। जिया किंगवान सच में समझ नहीं पा रही थी कि कोई जिसकी इमोशनल इंटेलिजेंस आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती है वो इस तरह नशे में कैसे हो सकता है। वो इतनी परेशान करने वाला कैसे हो सकता है, लेकिन बुरी भी नहीं। वो असल में काफ़ी प्यारी और दिलचस्प है। मैं याओ याओ के इस विश्वास की बात कर रहा था कि उसके पिता शराबी हैं। मैंने मुंह बनाया। याओ याओ ने ऐसा नहीं कहा। जिया किंगवान की आंखों में मुस्कान थी। उसने ऐसा कहा था। मैंने अभी उसे फ़ोन किया था। जब से हम मिले हैं तब से लेकर अब तक मैंने कब तुमसे या उससे झूठ बोला है? मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। तुमने अभी कहा कि तुम मेरा पीछा करना चाहती हो। मुझे तुम पर यकीन नहीं होता। जिया किंगवान नोकी धीरे धीरे अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। नहीं, तुमने ऐसा नहीं कहा। मैंने थोड़ी देर धीरे धीरे सोचा, थोड़ा हैरान था। शायद मुझे गलत याद आ गया। जिया किंगवान ने कुछ नहीं कहा और मुझे बाहर ले गई। काफ़ी दूर चलने के बाद जिया किंगवान अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसकी सांसें धीमी थीं, उसकी आवाज़ धीमी और नरम थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। मेरा सिर घूम रहा था और मैंने उसकी बातों के पीछे के मतलब के बारे में ध्यान से नहीं सोचा था। इसलिए मैं लड़खड़ाते हुए बाथरूम में गया। जब मैं बाहर आया तो जिया किंगवान अभी भी बाहर इंतज़ार कर रही थी। उसने मेरा रंग देखा और ये देखकर कि मैं पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। जब वो प्राइवेट रूम में वापस आई तो ली यूयू और चेनहाओ पहले से ही सोफे पर बैठे थे, साफ तौर पर नशे में थे। जिया किंगवान के मुझे सोफे पर बिठाने के बाद उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से जियाओ जिकिंग की आवाज़ थी। तुम्हारे पापा को आज कंपनी में कुछ काम है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पिक कर लूँ? देर हो गई है। जिया किंगवान ने मेरी तरफ देखा, जो आंखें सिकोड़ रहा था। एक पल के लिए झिझकी। हालांकि वो ठीक लग रहा था, ये एक बड़ी बात थी, लेकिन वो फिर भी थोड़ी परेशान थी। जैसे ही जिया किंगवान जवाब देने वाली थी, जियाओ जिकिंग ने पहले बात की। उसका लहजा बहुत ठंडा था। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहती तो मत दो। अगर मैं ज़्यादा दखल दूंगी तो तुम बस नाराज़ हो जाओगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ला दूंगी। जिया किंगवान ने अपने होंठ भींच लिए। कोई ज़रूरत नहीं आंटी। क्या तुम कल ग्रेजुएशन की फ़ोटो नहीं ले रही हो? तुम्हारे पापा अभी भी घर पर हैं और तुमने कल नहाया नहीं था, है ना? जियाओ जिकिंग ने धीरे से कहा। मुझे बता दो। फ़ोन रखने के बाद जिया किंगवान थोड़ी देर उसके साथ बैठी और फिर उठकर नीचे चली गईं। कुछ मिनट बाद जियाओ जिकिंग ने एक बैकपैक लेकर अपनी कार सड़क किनारे पार्क की। जिया किंगवान की आवाज़ नर्म थी। थैंक यू। जियाओ जिकिंग ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बैकपैक दे दिया। तुम्हारे पापा और मैं कल छुट्टी लेंगे और ग्रेजुएशन की फ़ोटो लेने के लिए क्योंग क्योंग को तुम्हारे साथ लाएंगे। हम उस लड़के से भी मिलेंगे। जिया किंगवान ने बात मानते हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं उसे बता दूंगी। दोनों रेस्टोरेंट के नीचे सीढ़ियों पर खड़े हो गए। दोनों एक पल के लिए चुप रहे। जियाओ जिकिंग ने पहले कहा, क्योंकि मैंने उसे तुम्हारी माँ से मिलवाया है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम सुंदर हो और तुम्हारी पर्सनालिटी भी अच्छी है। तुम्हें बाहर सावधान रहना होगा। उसका गला थोड़ा भर आया। उसके चेहरे पर उलझन थी, लेकिन आखिर में उसने बस अपना सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। जिया किंगवान ने अपने होंठ भींच लिए। मैं समझ गई। जियाओ जिकिंग जल्दी से आई और जल्दी से चली गईं। ये साफ था कि वो उसे कुछ बताना चाहती थीं, लेकिन आखिर में कह नहीं पाईं। जिया किंगवान कुछ देर वहीं खड़ी रहीं, जब तक कि कार की टेल लाइट्स नज़र से ओझल नहीं हो गई। फिर उसने अपना बैग उठाया और ऊपर चली गईं। प्राइवेट रूम में सब लोग जा चुके थे, सिर्फ मैं सोफे पर आधी नींद में बैठा था। जिया किंगवान ने पूछा, वे कहाँ हैं? मैंने जिया किंगवान के हाथ में रूम की चाबी रख दी। आंटी फू, यूयू की माँ उन्हें पहले ऊपर ले गई हैं। मैं आपके साथ ऊपर आने का इंतज़ार करूँगा। जिया किंगवान ने रूम की चाबी पकड़ी, उसे अपनी उंगलियों से रगड़ा और थोड़ी अजीब लग रही थीं। क्या हम इतने नेचुरली रूम बुक करने वाले थे? हालांकि आखिर में उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। रूम ढूंढने के बाद वो मुझे ऊपर ले गई। रूम बहुत साफ था और ये एक डबल रूम था। दीवार पर 2 पजामे टंगे हुए थे। ये साफ था कि ली यूयू की माँ ने अच्छे इंतजाम किए थे। बेशक ये उनके जीवन के अनुभव के कारण भी हो सकता है। सबसे करीबी कपल्स के लिए एक डबल बेड ज़रूरी है। जिया किंगवान ने पहले पूछा, क्या तुम नहाना चाहोगे? मैंने आंखें ढककर बेड पर बैठते हुए कहा, मैं यहाँ बैठकर थोड़ी देर आराम करूँगा, पहले नहा कर आता हूँ।
जिया किंगवान ने अपनी आस्तीन पर कढ़ाई की, फिर पानी उबालने चली गईं। अगर तुम्हें थोड़ा चाहिए तो थोड़ा बाहर निकाल दो और ठंडा होने दो। मैं लेट गया और धीरे से गुनगुनाहट की। जिया किंगवान ने अपना स्कूल बैग बाथरूम में ले जाने से पहले थोड़ी देर मुझे थोड़ी चिंता से देखा। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसे अजीब सी घबराहट हो रही थी। थोड़ी देर खुद को शीशे में देखने के बाद उसने नहाने के लिए अपने स्कूल बैग से कपड़े निकाले, लेकिन फिर उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा फिर से खुला। जिया किंगवान ने अपना सिर बाहर निकाला। उसका चेहरा थोड़ा लाल था। दरवाज़ा बंद नहीं था। मैंने थोड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। मुझे पता है, जिया किंगवान ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें बस याद दिला रही थी, ये बता नहीं रही थी। मेरे हाव भाव देखकर जिया किंगवान ने धीरे से फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मुझे बहते पानी की आवाज़ सुनाई दी तभी मैंने अपनी पलकें उठाईं। शायद ज़्यादा पीने की वजह से मेरा गला सूख गया था। मैं अपने लिए पानी डालने टेबल पर गया। एक गिलास गर्म पानी पीने के बाद मैं धीरे धीरे सोचने लगा कि उस शाम क्या हुआ था। जब जिया किंगवान बाहर आई तो मेरी नज़र काफ़ी देर तक उसके चेहरे पर टिकी रही। क्योंकि उसने अभी अभी नहाया था, उसके बाल अभी भी आधे गीले थे और शायद भाप की वजह से उसके चेहरे पर 2 बार साफ लाली आ गई थी। वो अजीब तरह से सुस्त लग रही थी। वो टेबल पर बैठी थी, अपने बालों में कंघी कर रही थी और हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। उसने देखा कि मैं उसे घूर रहा हूं। क्या हुआ? मैंने जवाब नहीं दिया, बल्कि पानी का एक बड़ा घूंट पी लिया। मेरा सिर अभी भी घूम रहा था और मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। जिया किंगवान ने आदतन अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने होंठ चाटे। क्या तुम्हें याद है मैंने आज रात तुमसे क्या कहा था? मैं थोड़ा हैरान लग रहा था। क्या? जिया किंगवान अजीब तरह से बेबस लग रही थी। धीरे धीरे अपने बाल सुखा रही थी। कुछ नहीं, जाकर नहा लो। बताओ, मैंने सोचते हुए कहा। तुम मेरा पीछा करना चाहते हो? जिया किंगवान का लहजा बहुत शांत और नेचुरल था, लेकिन उसके गालों की लाली लगभग उसकी गर्दन तक फैल रही थी। क्या मैंने ये पहले कहा था? हाँ, मैंने कहा था। पीने के बाद मेरी सोच अजीब तरह से धीमी हो जाती है, लेकिन मुझे याद है याओ याओ ने कहा था कि भविष्य में डैड मम्मी का पीछा करेंगे, है ना? जिया किंगवान के कान अचानक जलने लगे। उसका हाथ बिल्ली की तरह टेबल के किनारे को खरोंच रहा था, जिससे हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। तुम मेरा पीछा करोगे? मैंने आंखें सिकोड़ी और कुछ देर सोचा। शायद मुझे इसे भुला देना चाहिए। जिया किंगवान का एक्सप्रेशन रुक गया। उसके सिकड़े हुए होंठ धीरे धीरे सीधे हुए। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। क्या? मैंने उसे अनसुना कर दिया। मेरी पलकें झुक गईं। शराब का असर हो रहा था। तुम यहाँ हो, सो मत। जिया किंगवान सच में नाराज थी। उसने मेरा चेहरा पकड़ा और उसे अलग किया। ऐसा मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए बकवास कर सकते हो क्योंकि तुमने शराब पी है। अपनी बात साफ साफ बताओ। चलो इसे भूल जाते हैं, से तुम्हारा क्या मतलब है? जिया किंगवान ने जोर से मेरा गाल दबाया और मैं बुदबुदाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत पतली चमड़ी वाले हो, हैं? जिया किंगवान ने जलन से भौहें चढ़ाईं। और फिर तुम्हें मोटी चमड़ी वाला कोई पसंद है? मुझे डर था कि तुम देर करोगे। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की। मेरे शब्द टूट गए। मैं कर दूंगा। जब तक मैं पूरी तरह से जागा, अगली सुबह हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे उठा, अपना सिर रगड़ रहा था। मुझे लगता है कि मैंने कल सच में बहुत ज़्यादा पी लिया था और मैंने जल्दी जल्दी पिया, लेकिन इतना नहीं कि बेहोश हो जाऊं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने बगल वाले बिस्तर पर देखा। जिया किंगवान अभी भी आराम कर रही थी। मुड़ी हुई, करवट लेकर लेटी हुई थी और उसकी भारी छाती धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। उसने हवा के लिए अपना आधा सिर बाहर निकाला। उसके लंबे मुलायम बाल साफ तकिए पर बिखरे हुए थे। उसकी नाजुक पलकें हिली नहीं थीं। मैंने अपना फ़ोन उठाया, टाइम देखा और बस यही नतीजा निकाला कि पीना सच में प्रैक्टिकल है। उठने के बाद मैंने अपनी चप्पलें पहनी और जिया किंगवान को जगाने गया। हम आज दोपहर ग्रेजुएशन की फ़ोटो ले रहे थे। जिया किंगवान ने नाक सिकोड़ी, नींद में अपनी पलकें ऊपर उठाईं। तुम और याओ याओ ग्रेजुएशन की फ़ोटो लो, मैं नहीं जा रही। मेरे पास उसके चेहरे से कंबल हटाने के अलावा कोई चारा नहीं था। याओ याओ रोएगी। ये सुनकर जिया किंगवान ने अपनी आंखें आधी खोलीं। कुछ देर सुस्ती से सोचती रही।
थोड़ी देर बाद वो नींद में उठकर बैठ गई, मुझे कुछ नाराज़गी से घूर रही थी। ठीक है, मैं चाहता था कि तुम थोड़ी देर और सो जाओ। मैं उससे बात करना चाहता था और उसे समझाना चाहता था। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। ये आमतौर पर अच्छी लड़की सुबह इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो जाती है? शादी के बाद हम क्या करेंगे? मुझे हर सुबह उसे मनाना पड़ेगा। जिया किंगवान ने तकिया उठाया और जोर से मेरी बाहों में फेंका। ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे कल रात सोने नहीं दिया, मैंने गुस्से से कहा। जिया किंगवान ने अपने बाल पीछे खींचे। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम एक ही बात 10 बार दोहरा सकते हो। मिंग किमियाओ को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तकिया वापस बिस्तर पर रखा और पूछा, हमने क्या बात की? जिया किंगवान ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। वो उठी, अपनी चप्पलें पहनी और नहाने के लिए बाथरूम चली गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसके पास खड़ा होकर अपने दांत ब्रश करने और अपना चेहरा धोने लगा। जिया किंगवान ने मुझे शीशे में ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे सच में याद नहीं है, मैंने पूछा। मैंने कल तुमसे बहुत बात की थी, उसने दांत ब्रश करते हुए जवाब दिया। काफी, मैंने कहा। मैंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और कुछ बातें याद करने की कोशिश की। जिया किंगवान ने कुछ गैर जरूरी बातें चुनी और देखा कि मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसने अपने होंठ भींचे और अचानक कहा, तुमने कहा था कि तुम मेरा पीछा करना चाहते हो, मैंने इसके बारे में सोचा था। और एक बात, जिया किंगवान ने मजाक में पूछा, तुम इतनी सस्ती कैसे हो सकते हो? मैंने शांति से जवाब दिया, मुझे वो याद है। जिया किंगवान खांसी। उस सुबह उठने की उदासी तुरंत गायब हो गई। दोपहर 1:30 बजे याओ याओ पहले से ही प्लेग्राउंड के लॉन पर इंतजार कर रही थी। लिंग हुई और जियांग मिंग हुई उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी। जियांग लिंगलिंग अपने कैमरे से पास ही तस्वीरें ले रही थी। हमें देखते ही याओ याओ के गोरे चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो एक हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर दौड़ी। मम्मी पापा, ये आपके लिए हैं। जिया किंगवान की आंखें नरम पड़ गईं और वो कुछ फूलों पर कढ़ाई करने के लिए नीचे झुक गईं। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैंने कहा। उसने जिया किंगवान के हाथों में फूलों के दोनों गुलदस्ते रख दिए, फिर अपनी बेटी को उठाया और हवा में घुमाया। क्या याओ याओ मोटी हो गई है? छोटी बेटी ने पूछा। उसका चेहरा सिकुड़ गया। उसने अपने मुलायम छोटे पेट पर चुटकी काटी। दादी याओ याओ के लिए हर दिन स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, लिंग हुई ने गर्व से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा। पास खड़े जियांग मिंगहुई ने अपनी जैकेट से कुछ निकाला, ये कहते हुए कि ये उसके लिए ग्रेजुएशन का तोहफा है। मैंने उसे लिया। जियांग परिवार की घर की रजिस्ट्रेशन बुक पर नजर डाली। उस पर जियांग याओ का नाम साफ साफ छपा था। मैंने फिर जियांग मिंगहुई की तरफ देखा। सब हो गया? हाँ, कुछ दिन पहले हुआ था। जियांग मिंगहुई हंसा। तुम्हारी माँ और मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कई जगहों पर गए थे। हम अपने होम टाउन भी वापस गए और कई लोगों से मदद मांगी। उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन शायद ये आसान नहीं होने वाला था। मैंने याओ याओ की तरफ देखा। वो अब मेरी बहन है। अगर वो पोती है तो उम्र मेल नहीं खाती, लिंग हुई ने कहा। तुम्हारे पापा और मैं बस इतना ही कर सकते हैं। जब तुम और जिया किंगवान खुद कर सकते हो तो प्लीज तुम भी कर लो। थैंक यू आंटी और अंकल। जिया किंगवान बहुत देर तक जियांग याओ नाम को देखती रही। उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया हो। लिंगहुई धीरे से मुस्कुराई। हमारे साथ इतने पोलाइट मत बनो। इसके अलावा याओ याओ हमारी पोती भी है। जियांग लिंगलिंग ने लौटने से पहले प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स की कुछ फोटो लीं। जिया किंगवान और मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक्साइटेड होकर कहा, आंटी तुम्हारी और याओ याओ की कुछ फोटो लेंगी। वो कैमरे से खेल रही थी, हैरान थी कि वो अपने मम्मी पापा के साथ जा सकती है और हाई स्कूल ग्रेजुएशन के बाद उन्हें फूल भी दे सकती है। कौन यकीन करेगा? जिया किंगवान और मैंने एक दूसरे को देखा और हंसे बिना नहीं रह सके। आंटी फोटो कैसे लेंगी? हमने पूछा। बिल्कुल याओ याओ की फोटो की तरह, जियांग लिंगलिंग ने भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं फैमिली पोर्ट्रेट का एक यंग वर्जन लूंगी। ये याओ याओ खुशी से लगभग उछल पड़ी। वो हमारे बीच दौड़ी, एक हाथ में मेरा हाथ और दूसरे में जिया किंगवान का हाथ पकड़े हुए। जैसे ही जियांग लिंगलिंग ने शटर दबाया, जिया किंगवान और मैं अपनी नीली और सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म में, याओ याओ अपनी छोटी ड्रेस में एक ऐसी फोटो में कैद हो गए जो सिर्फ हमारी जिंदगी के सबसे अच्छे सालों में ही रहती है।
फोटो लेने के बाद हम तीनों उसे देखने के लिए इकट्ठा हुए। मुलायम लॉन पर गर्मियों की धूप तेज चमक रही थी। मैं रिलैक्स और बेफिक्र था। याओ याओ जिंदा दिल और प्यारी थी, और जिया किंगवान की बात करें तो वो कुछ देर तक फोटो को खाली आंखों से देखती रहीं। क्या मैं सच में अभी इतनी खुश थी? मैंने कुछ नहीं कहा। फोटो में जिया किंगवान को बहुत देर तक घूरता रहा। जवान और मासूम स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान अजीब थी। उस जिया किंगवान की याद दिलाती थी जिसे मैं जानता था। उसकी आंखें थोड़ी टेढ़ी थीं, उसके पतले लाल होंठ सिकुड़े हुए थे और उसकी मुस्कान कोमल और गर्मजोशी भरी थी। मुझे नहीं पता कि कितना समय बीता था जब मैंने अचानक कहा, वापस आकर ऑनलाइन चेक कर लूँगा। जिया किंगवान थोड़ी कंफ्यूज थीं। क्या? मैंने आराम से जवाब दिया, मैंने पहले कभी किसी का पीछा नहीं किया, ये पहली बार है।